हाय दोस्तों, तो वेलकम बैक अगेन। आप ये अपना 5वां लेक्चर है। सक्सेसफुली 5वां लेक्चर तक आखिरकार आप पहुंच ही गए। मतलब अभी तक आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। उससे पहले चलो भैया स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। डेली डोज ओनली 10 क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपका होमवर्क है। चलो भैया फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यार टाइम थोड़ा कम है। पहला क्वेश्चन, in which of the following device the AD current is not used। तो इन सब डिवाइसों में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें एडी करंट नहीं इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले भैया आप ये जान लीजिए कि एडी करंट होता क्या है। तो ये समझ लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। व्हाट इज एडी करंट। ठीक है, आप क्लास 12 में आगे जाके पढ़ने वाले हो, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ोगे जनरली। तो एडी करंट क्या होता है, जब हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, क्या हो जाएगा कंडक्टिंग मटेरियल, लिख देता हूं UCTING कंडक्टिंग MATERIAL मटेरियल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्जिंग बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस समय जब हम चार्ज करते हैं CHARGE, चार्ज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करके, तब क्या होता है, उस समय जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है या फिर उस समय जो करंट प्रोड्यूस होता है I, उसे करंट को ही क्या बोला जाता है, एडी करंट। तो जब हम किसी भी एक कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करते हैं बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस समय जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे एडी करंट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द एडी करंट इज नॉट यूज्ड। तो इन सब डिवाइसों में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें यूज नहीं हो रहा है, ये बताना है। पहला आपका ऑप्शन है द मैग्नेटिक ब्रेक इन ट्रेन। बी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। सी ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिक हीटर। और डी ऑप्शन है आपका इंडक्शन फर्नेस। तो सही ऑप्शन आप सोच लीजिए। हो गया। चलो सही ऑप्शन क्या है, आप मैं बताता हूं सही ऑप्शन क्या है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें एडी करंट वर्क करता है। जनरली एडी करंट किस तरह से यूज, जनरली एडी करंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये दो टाइप के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला तो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, हीटिंग इफेक्ट। ठीक, दूसरा इफेक्ट इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। और आपका क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। पहला उसका ऑप्शन है कि भैया मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, जो आजकल ट्रेनों में यूज होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर ट्रेन को तुरंत रोकना है एकदम फटाक से, तो मैग्नेट का, क्योंकि उसमें तो आयरन में ज्यादा ग्रिप होता नहीं है, आयरन के ही टायर रहते हैं। भैया प्लास्टिक का है नहीं तो फ्रिक्शन के कारण फोर्स से रुक जाएगा। ठीक, तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन में। तो भैया यहाँ तो एडी करंट का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। बी ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जनरली मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट तो चाहिए ही होगा, तो इसमें भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रिक हीटर दिया गया है। तो जनरली ये मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग इफेक्ट तो जरूर आ रहा है, बट ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। मतलब एडी करंट इसमें फॉलो नहीं होता है, मतलब आपका सी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। भैया ऐसा क्यों, जनरली अगर मैं बात करता हूं, जो हमारे पास क्या डिवाइस दिया गया, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में हमारा जूल्स इफेक्ट वर्क करता है। ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट वर्क नहीं करता है, जूल्स इफेक्ट वर्क करता है। अब जूल्स इफेक्ट क्या बोलते हैं, इसको भी भैया लिख लो, जूल्स इफेक्ट। ठीक, जूल्स इफेक्ट के हिसाब से जब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट कर देता हूं ज्यादा आसान हो जाएगा। जूल्स इफेक्ट के हिसाब से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या फिर करंट आई पास करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस से, व्हेन, फिर से डेफिनेशन नहीं लिख देते, व्हेन बी पास इलेक्ट्रिक करंट और करंट थ्रू किसके रेजिस्टेंस आर, देन इट
प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। और इसी को क्या बोला जाता है, जूल्स इफेक्ट। तो ये समझ आ गया। तो यहाँ जूल्स इफेक्ट वर्क कर रहा है, ईडी इफेक्ट नहीं वर्क कर रहा है, मतलब ईडी करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ईडी में मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। बट यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में जो एक और दिया गया है, ये तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन भी सपोज इस क्वेश्चन के हिसाब से गलती होगा, क्योंकि हमें इसमें से क्या सेलेक्ट करना था, एक ऐसा डिवाइस जो कि एडी करंट नहीं फॉलो करता। तो भैया आपका सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। मतलब आपका इलेक्ट्रिक हीटर HEATER हीटर फॉलो नहीं करता है, वो जूल्स इफेक्ट फॉलो करता है। ठीक, तो ये आपका सही ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका इंडक्शन फर्नेस, जनरली ये भी क्या एडी करंट फॉलो करता है। पहला ऑप्शन आपका क्लियर है। चलो भैया लिख लीजिए जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर हो गया, चलो रब कर देते हैं। जब तक उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन सुना देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ concrete circle of radius RA and RB with a velocity VA and BB respectively. ठीक, their time period of rotation is same। क्या बोला जा रहा है, उनका टाइम पीरियड जो रोटेशन का है वो सेम है। ठीक, आप क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ए एंड टू दी बी विल बी, रेशियो ए और बी का रेशियो क्या होगा। चलो भैया आपका इस ABCD ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, और जब तक आप इसको सॉल्व कीजिए तब तक मैं रब कर देता हूँ फटाफट। समझ आ रहा है ना, हाँ आ रहा है भैया। कुछ भी डाउट हो, हाँ डाउट आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो समझा देता हूँ एक बार और आपको क्वेश्चन, ताकि और आसानी हो जाए जिनको समझ नहीं आया है। हमारे पास दो पार्टिकल्स दिए गए हैं ए और बी। मान लेते हैं हमारे पास सपोज दो पार्टिकल्स दिए गए हैं, एक ए पार्टिकल है दूसरा बी पार्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट को क्या बोला जा रहा है, आर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन इन अ कॉन्क्रीट सर्कल ऑफ रेडियस RA एंड RB। तो हमारे पास जो ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स मान लेता हूँ ये दोनों बॉल्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, दो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। एक का रेडियस कितना है RA दिया गया है और एक का रेडियस क्या दिया गया है RB। तो ये पार्टिकल यहाँ पास से मोशन कर रहा है, मतलब बॉल लेते हैं, बॉल है, और ये पार्टिकल भी यहाँ पास से मोशन कर रहा है। दोनों का रेडियस RA एंड RB डिफरेंट है रिस्पेक्टिवली, एंड द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। मतलब इन दोनों में जो टाइम पीरियड है, मतलब एक सर्कल जो पूरा करने के लिए जितना इसको टाइम लगता है पार्टिकल ए, उतना इसको भी लगता है। मतलब TA इज इक्वल्स टू TB लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू T। इसको याद रख के रखें, क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में मदद आएगा। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड A एंड B विल बी। तो हमें एंगुलर स्पीड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ANGULAR एंगुलर स्पीड फाइंड करना है। ओहो, क्या फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड, जिसे ओमेगा से डोनेट किया जाता है जनरली। ठीक, एंगुलर स्पीड अपन को फाइंड करना है ऐसे। क्वेश्चन जिनको समझ आ गया सोचो भैया, ABCD आपके पास ऑप्शन दिया है, उनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइए। सोच लिया, चलो भैया एक एक ऑप्शन को देखने से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको सही आंसर पता ही चल जाएगा। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बता दूं, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ सर्कल इन बीच, जनरली पार्टिकल इज रोटेटिंग वो लिख सकते हैं, एंगल ऑफ सर्कल इन बीच पार्टिकल इज रोटेटिंग। ठीक, बाय टाइम टेकन, क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। ठीक, एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन लग रहा है वो हो जाएगा। ये होता है एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला, ये समझ आ गया। चलो भैया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू एंगल ऑफ सर्कल। तो एंगल ऑफ सर्कल पूरा सर्कल में घूम रहा है तो 360 आ जाएगा, तो ये 360। और जनरली 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई।
जनरली क्या लिख सकते हैं, जनरली हम लिख सकते हैं ना 2 पाई या 2 पाई लिख सकते हैं। 2 पाई इज जनरली सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ 360 की जगह 2 पाई लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा 2 पाई। बाय टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन ले रहे हैं, मान लेते हैं TA ले रहा है हमारा फर्स्ट ओमेगा A के लिए, ठीक, एंगुलर स्पीड हमारे फर्स्ट के लिए। सिमिलरली हम किसके लिए, एंगुलर स्पीड B के लिए भी यही फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 पाई बाय TB। क्लियर है भैया। अब ये ओमेगा A एंड ओमेगा B का रेशियो निकालना है, तो सिंपल इसको पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को। तो ये हमारा TA और TB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, TB लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का टाइम पीरियड सेम दिया था, तो उससे अपन को कोई प्रॉब्लम ना होने वाला है। तो 2 पाई बाय क्या बे टी 2 पाई बाय TA की जगह क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, इंटू 2 पाई बाय इंटू क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, T कैंसिल, 2 पाई कैंसिल। सो ओमेगा A बाय ओमेगा B इज इक्वल टू 1 बाय 1, और लिख सकते हैं A रेशियो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1:1। ऐसा आपको कोई ऑप्शन दिखा भैया, दिखा ना, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। जी हाँ भैया, आपका ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भैया क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, चलो स्प्राइट पियो क्लियर करो। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जब तक आप उसको सॉल्व करेंगे तब तक हम आगे निकल लेंगे। 2 सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, और फोकल लेंथ f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of combination is f1। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन कितना दिया गया, f1 दिया गया। When the space between the two lengths is filled with a glycerin, जब अब पहला केस में क्या बोला कि दो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और उन दोनों कॉन्वेक्स लेंस को हम एक साथ जोड़ दे रहे हैं। दूसरे केस में ये थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है और बोल रहा है भैया कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उन दोनों कॉन्वेक्स लेंस को उन दोनों कॉन्वेक्स लेंस के बीच की जो स्पेस है उस स्पेस को ग्लिसरीन से भर दे रहे हैं। ठीक, नाउ जो कि विच हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 2 नहीं दिया है प्लस 1.5 दिया गया ऑफ ग्लास, मतलब जो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही हमारा ग्लिसरीन की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f2, अब उस समय की फोकल लेंथ f2 आ रही है। ठीक है भैया, द रेशियो ऑफ f1 एंड f2 विल बी, आपके ऑप्शन ABCD आपको स्क्रीन पे दिख ही देंगे। चलो भैया जब तक आप सोचिए और मैं रब कर देता हूं, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और इसमें सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि जब हम A लेंगे तब क्या कंडीशन बनेगी, B लेंगे तब क्या कंडीशन बनेगी। कई लोगों ने तो भैया सॉल्व भी कर लिया होगा। चलो भैया जिन्होंने सॉल्व कर लिया वेरी गुड, थोड़ा वीडियो को आगे भगा सकते हो आप लोग, या फिर समझना हो तो रुक सकते हो। चलो भैया क्वेश्चन फिर से क्या बोल रहा है उसको हिसाब से समझ से चलते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपके हमारे पास दो सिमिलर कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास A कॉन्वेक्स लेंस से भी मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा B कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, दिया गया है दोनों का फोकल लेंथ कितना है, f है, इसका भी फोकल लेंथ f है और इसका भी फोकल लेंथ f है। आर कीप्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट। अब केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, केस फर्स्ट लिख रहा हूं ना, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में ये दोनों को क्या बोल रहा है, कांटेक्ट में रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कांटेक्ट में मैंने रख दिया, तब इसका जो हमारा फोकल लेंथ आ रहा था नेट फोकल लेंथ वो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रखता हूं तो इसका फोकल लेंथ कितना है f, इसका फोकल लेंथ f है, मान लेते हो इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो f नेट कितना आ जाएगा और f टोटल इज इक्वल टू f1 लिख सकते हैं। सॉरी, दोनों का फोकल लेंथ जो हमारे पास आया वो बोल रहे हैं f1 है, तो f1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाय f1 बाय 1 बाय f2, दोनों को लिख सकते हैं। और जनरली हमने ये हमको क्या बताया है, दोनों का फोकल लेंथ सेम है। यहाँ f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं भैया। तो 1 बाय f1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इन दोनों की f, तो f 1 बाय f प्लस 1 बाय f लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैं आगे यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा
1/f1 इज इक्वल्स टू f/2, और क्या लिख सकते हैं इसे, आगे मैं सॉल्व करूंगा तो इसे f1 इज इक्वल्स टू f/2 लिख सकते हैं। f1 इज इक्वल्स टू f/2, 2/f जो आ रहा था f/2। ये आ गया हमारा फर्स्ट केस के लिए। चलो भैया इतना हो गया। सेकंड केस के लिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा डब्बा बनाते हैं और उसी में सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास लेंस दिया गया है, ये फिर से हमारे पास दो ठोक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, ठीक है, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस दो ठोक दिया गया है। बट इसमें एक केस कंडीशन बनाए दे रहा है कि इन दोनों कॉन्वेक्स लेंस के जो बीच के स्पेस है, मान ले तो कुछ भी स्पेस है, उस स्पेस को ग्लिसरीन से भरे दे रहा है। चलो भैया ये स्पेस जो है इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, ग्लिसरीन से भरे दे रहा हूँ। ये भर दिया, हाँ भैया भर दिया, ये हो गया। अब आपको दिख रहा है थोड़ा सा चेंजेस। अब दोनों का इसका फोकल लेंथ अगर मैं बात करूंगा तो f1 हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ f2, दोनों f1 और f2 सेम होंगे। अब एक बीच में आ जाएगा, उसका फोकल लेंथ f3 मान सकता हूं। अब आप एक चीज अगर गौर करेंगे तो आपको यहाँ तीन लेंस नहीं मिल गए। पहला लेंस आपका क्या मिल गया, एक कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा आपको इस तरह से और इस तरह से मिला लेंस। कौन सा लेंस है भैया, कनकेव लेंस मिल गया। तो दूसरा आपको लेंस कौन सा मिल गया, कनकेव, जिसे f3 में मान के चल रहा हूं। और इधरी साइड एक और जुड़ा है जो हमारा f2 हो जाएगा, और इधर साइड जो जुड़ा है ये f1 हो जाएगा। समझ आया, थोड़ा सा क्लियर हुआ, माइंड ब्लो हुआ। तो मतलब यहाँ तीन लेंस आपको मिल रहे हैं। चलो भैया इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आपको बनाना है तो बना लीजिए, क्योंकि आगे मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा सा। हो गया, इसी से लेके काम करते हैं। तो फाइनली मैं f2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बोला, तो नेट फोकल लेंथ हमारा f2 आया। तो f2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 लिख सकता हूँ। लिख सकते हो भैया, लिखिए। f नेट इज तो 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरली जो हमारा फोकल लेंथ, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो क्या होता है पॉजिटिव, एक कनकेव लेंस की बात करता हूं तो नेगेटिव होता है, फिर एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो पॉजिटिव। तो आपको समझ आया क्या कि f3 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस 1/f3 लिखेंगे, माइनस 1/f3। अब f1 f2 और f3 क्या है, हमारे इक्वल है। सो 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू 1/f3 इज इक्वल टू f लिख सकता हूँ, ये कंडीशन। तो इन सब की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सिंपली f लिख सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करे दे रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन लिखने के लिए कम जगह है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा f, और इसकी जगह भी f और इसकी भी जगह, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल अप हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये दो ठोक तो कट हो जाएगा, और ये f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना फाइनल f/1, और इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f। आ गया ये दो कंडीशन। चलो भैया यहाँ तक लिख लो, क्योंकि स्पेस की जरूरत भी है। हो गया, यहीं पास कर देते हैं, थोड़ा सा तो जगह लगेगा। अब हमें क्या बोला है आखिरी में क्वेश्चन में, बोला है भैया कि हमें रेशियो फाइंड करना है, f1 टू दी रेशियो ऑफ f2 हमें फाइंड करना है। इतने फाइंड करे के हवेगा, तो हमें यहाँ फाइंड करना है। तो हम क्या पुट कर दूंगा, f1 की वैल्यू मेरी कितनी आई, f1/f2, और f1 की वैल्यू कितनी है हमारी f/2 इंटू f2 की वैल्यू कितनी है f, तो 1/f लिख सकते हैं, f/1, और f2 की इक्वल टू f लिख दूंगा, और ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 ही मान के चल लूंगा। तो f कैंसल आया भैया। तो f1 टू दी रेशियो f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1:2। ऐसा आपको कोई ऑप्शन देखे हवे का, देखे हवे जी, हाँ भैया ऐसा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है। तो इसका ए और ए करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया ये आपका इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए। जैसा कि इसको लिख लीजिए। इन सारे के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, होपफुली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 19 मिनट हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के। फिजिक्स के 3 क्वेश्चन ओवर जो अपन को करने थे, और स्टार्ट करते हैं अब फिजिक्स सॉरी हो चुका केमिस्ट्री।
ये हो गया अपना। चलो नेक्स्ट केमिस्ट्री। किताब कॉपी को अच्छे से रखना पड़ता है भैया, फट फूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन भैया, सुनना और अच्छे से बताना है अपन को। मैच दी फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मैच दी फॉलोइंग। आज भी मैच दी फॉलोइंग करना पड़ता है, सोचो नीट में भी मैच दी फॉलोइंग। आपका ऑप्शन ए है प्योर नाइट्रोजन, हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डिकैन प्रोसेस। इधर साइड आपका 1 2 3 4 जो आपका दिया गया है, क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, एमोनिया, सोडियम एजाइड एंड बैरियम एजाइड दिया गया है। तो भैया अगर आपको मैं बता दूं तो इन सब प्रोसेस में आपको मैजिक फॉलोइंग कॉलम करना है। तो सारे के सारे जो आपको प्रोसेस दिए गए हैं, जैसे कि आपको पहला दिया गया है प्योर नाइट्रोजन, तो प्योर नाइट्रोजन कौन से प्रोसेस में मिलेगा, प्योर नाइट्रोजन आपको मिलेगा। चलो भैया अगर प्योर नाइट्रोजन आपको नहीं मालूम है तो आपको तो हैबर प्रोसेस याद ही होगा। एक एक प्रोसेस को स्टडी कर लेते हैं तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। चलो पहला प्रोसेस जो आपको बोला है नाइट्रोजन पता करने का, नहीं मालूम भैया, पर हैबर प्रोसेस तो सबको मालूम होता है, HYBER हैबर, PROCESSES प्रोसेसेस, और प्रोसेस लिख सकते हैं, जनरली प्रोसेस लिख देता हूं, प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता था, जनरली हम नाइट्रोजन की एमोनिया की प्रिपरेशन करते थे, कैसे H2 प्लस N2 मिक्स करते थे और हमें मिलता था NH3, एमोनिया। H2 प्लस N2 गिव्स अस NH3। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल्स है 2, नाइट्रोजन के कितने मोल्स है 2। भैया यहाँ तो नाइट्रोजन के 2 है तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं 2, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन 2 और ये थोड़ा सा मैच कर देते हैं ये 3, तो ये आ जाएगा, बैलेंस भी हो गया। हैबर प्रोसेस में भैया हमारा एमोनिया की प्रोडक्शन होती थी। तो आपका ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है भैया, हाँ एक ही ऐसा ऑप्शन है सी वाला जिसमें आपको दिख रहा है कि हैबर प्रोसेस का एमोनिया प्रिपरेशन, वो भी थर्ड पॉइंट यही। चलो भैया ये वाला भी प्रोसेस आपको याद हो या ना हो, पर ये वाला तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद ही होगा क्योंकि ये तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जनरली हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन मेथड को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। चलो ये भी प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो दिया गया है डेकेन प्रोसेस, तो हैबर प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन मेथड, मतलब सेकंड ऑप्शन। तो ऐसा है भैया थर्ड सी में ही सब मैच होते जा रहा है, तो आपका सी आंसर सही ही है वैसे, क्योंकि आपको अगर इसमें से एक पता चल गया तो बाकी उसके नीचे के सारे पता ही रहेंगे। चलो डेकेन प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो ये जनरली हमारा डेकेन प्रोसेस याद आ गया। डेकेन प्रोसेस में क्या करते थे हम, जनरली हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करते थे। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन किसके साथ, HCl के साथ। जब HCl का हम O2 के साथ रिएक्शन कराते थे, O3 नहीं, O2 के साथ रिएक्शन कराते थे, ठीक, तो हमारा क्या मिलता था, H प्लस Cl H2 प्लस Cl2 मिलता था। क्या मिलता था, H2 प्लस Cl2 नहीं मिलता है इस प्रोसेस में, हमारा Cl2 तो मिलता है बट उसके साथ वाटर मिलता है, ठीक। हाँ ये होता है हमारा डिकैन प्रोसेस, और डिकैन प्रोसेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, आपके आगे जाके आप इस प्रोसेस के बारे में भी पढ़ोगे PND ब्लॉक में, ठीक। समझ आया इस प्रोसेस में, तो ये हो जाएगा बेटे डेकेन प्रोसेस। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। उसके हिसाब से अगर आपको इसमें से करीबन 2 से 3 ऑप्शन अगर आपको सही भी मालूम है तो आप पूरा का पूरा सही मैजिक कॉलम में आपका थोड़ा फायदा रहता है। अगर आपको मान लेते हैं 2 ऑप्शंस भी मालूम है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके करेक्ट होने की। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। और इसमें एक चीज और जो आपका दिया गया है, प्योर नाइट्रोजन किस प्रोसेस से दिया जाता मिलता है, तो पहले भैया इसमें सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड दिया गया है, तो इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं होपफुली। सोडियम एजाइड की अगर फॉर्मूला की बात करता हूं तो ये NaN3 होता है, ठीक। और जनरली जब इसे हम हीटअप करते हैं तो इसे हमें क्या मिलता है, Na मिलता है प्लस N2 मिलता है, ठीक। और जो हमारा बैरियम एजाइड है उसका फॉर्मूला होता है BaN3 का होल ट्वाइस, और इसको जब हम हीटअप करते हैं
हमें Ba मिलता है और N2 मिलता है। तो भैया यहाँ N2 हमें प्योर फॉर्म में मिल रहा है, प्योर नाइट्रोजन यहाँ से हमको मिल जाएगा। सारा का सारा प्रोसेस क्लियर है, लिख लीजिए भैया। इसमें सिर्फ एक प्रोसेस नहीं लिखा हूँ, ऊपर वाला प्रोसेस आपका हैबर प्रोसेस है, नीचे वाला प्रोसेस जो आपके पास दिया गया है वो डेकेन प्रोसेस है, डेकेन प्रोसेस है। और जो आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं लिखा हूँ जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन मेथड होता है, और चौथा हमारा प्योर नाइट्रोजन की प्रिपरेशन मेथड है। हो गया, इसको लिख लीजिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर आप मैं जब तक रब कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, फॉलोइंग कन्वर्जन के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा। ठीक, हमें क्या एक एल्काइन दिया गया है और उसे सिस टू ब्यूटीन में चेंज करना है। तो ABCD आपको ऑप्शन दिया गया है, जब तक आप सोचिए तब तक मैं इसे फटाफट रब कर देता हूं। हो गया, चलो भैया, हमारे पास क्या दिया गया, एक एल्काइन दिया गया है, उसे हमें सिस टू ब्यूटीन में चेंज करना है। ठीक है, तो प्रोसेस जो दिया गया है उसको पहले लिखते चलते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है CH3, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बाद CH3, इस तरह का दिया गया है, जनरली दिया गया है। अब इसे आपको चेंज किस में करना है, चेंज करना है CH3C और डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ एडअप हो जाएगा और इसके एक हाइड्रोजन यहाँ एडअप हो जाएगा और ये CH3, यही फॉर्मूला होता है सिस टू ब्यूटीन की। ठीक है, आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए, मतलब ABCD आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन ए ही बता देता हूँ कि आपको इसमें जरूरत क्या है चेंज करने के लिए। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन जो ए ऑप्शन दिया गया है वही आपका सही है, क्योंकि उस ऑप्शन में आपको दिया गया है भैया एक रिएजेंट मतलब H2 दिया गया है और उसके साथ PD यूज किया गया है। जनरली PD यूज किया है, मेरे को रिएजेंट जनरली याद नहीं होते कैटेलिस्ट क्या क्या, PD कार्बन, ठीक, और क्यूनॉन यूज किया गया है। ठीक, तो यहाँ पास आपको जरूरत क्या है, हाइड्रोजन की जरूरत है इस केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि अगर आपको 3 बॉन्ड को 2 बॉन्ड में फिल करना है तो आपको जरूरत क्या पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी एडिशन के लिए। और बाकी जो प्रोसेस देखोगे आपको वहां कहीं भी हाइड्रोजन दो सिंपल वे में ना मिलेगा। तो ये बेस्ट मेथड, बाकी सारी मेथड सही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, बट ये सूटेबल मेथड है, मतलब सबसे इजीएस्ट मेथड है जिससे हमें क्या मिल जाएगा, इजीली प्रोडक्ट मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। क्योंकि इस प्रोसेस में हमारा मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इधर साइड H2 दिया गया है, तो जनरली यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन मेथड होगा, मतलब फ्री बॉन्ड फिजन होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमारे पास, चेंज कर लेता हूँ मार्कर, H2 दिया गया है, क्या दिया गया है, H2 दिया गया है। तो H2 हमारा फ्री रेडिकल मेथड से ब्रेक डाउन करेगा H और H, तो ये किस तरह से ब्रेक डाउन करेगा, दोनों साइड ब्रेक डाउन करेगा और ये हमारा H का एक फ्री रेडिकल प्लस H का एक फ्री रेडिकल मिल जाएगा। इसी तरह से ये भी इसी तरह से ब्रेक डाउन करेगा, मतलब इधर साइड भी और इधर साइड भी, तो इसके ऊपर भी एक क्या फ्री रेडिकल चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल। अब एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक कर देगा और दूसरा फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक कर देगा, मतलब H2 के साथ जब इसकी रिएक्शन करेंगे PD और कार्बन को लेकर, PD यानी लेड को लेकर के और कार्बन को लेकर के, तो बेस्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका बेस्ट सूटेबल मेथड इन सब में से। बाकी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे गलत हैं, वो भी सही है, बट ये बेस्ट सूटेबल मेथड है। समझ आया क्या? चलो भैया अब इस बार रब कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट एक साथ समझना चालू करेंगे। ठीक, ये हो गया ये रब। अभी तक सब जो आया समझ आया होगा भैया, आया था ही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गलत बात है भैया। आप रोज वीडियो पढ़ने आते हो भैया, सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक भी बनता है भाई, कर दो यार भाई के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन इज, क्या भैया बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, मतलब ये जो हमारे पास इतने सारे एमाइंस दिए गए हैं आपको ABCD आपको ऑप्शन में दिख ही रहा होगा, तो इनमें से सबसे बेसिक कौन सा होगा। ठीक, तो चलिए भैया आपके ऑप्शन ABCD इस तरह से दिए गए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, दैट हमारा जो अमोनिया होता है मतलब NH3 होता है, जनरली यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। किसके इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के इफेक्ट नहीं, इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तो हमारा 1 डिग्री अगर एमाइन की बात करूं तो किस तरह से दिखता है, जनरली 1 डिग्री एमाइन NH2 और ये CH3 इस तरह से दिखेगा। 2 डिग्री एमाइन की बात करूं ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री की बात करूंगा तो NH और ये CH3 और ये CH3 सिंपल। 3 डिग्री की अगर बात करता हूं तो N और ये CH3 ये CH3 और ये नीचे बना देता हूँ CH3 इस तरह से दिखेगा। ठीक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रेशर प्ले करता है। तो भैया यहाँ 3 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहे हैं, मतलब जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा उतना कम वो क्या होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ। तो 3 डिग्री क्या हो जाएगा सबसे लुल। चलो भैया सेकंड नंबर पे क्या आने वाला है 1 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन में चेंजेस आ जाता है। जो 2 डिग्री होता है, एज 2 डिग्री हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण, एक सिंगल हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के कारण जनरली ये क्या होता है एक बेस्ट हो जाता है, मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ शो करता है। तो ये वेरिएशन है, आपको याद रखना है। इसके बाद ये आपको 3 डिग्री के बाद क्या आ जाएगा 2 डिग्री आने वाला था पर नहीं आ पाया किसी कंडीशन वर्ड्स एक्सेप्शन केस या फिर कंडीशन बोल सकते हैं 1। अब ये आ जाएगा आपका 1 डिग्री, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, और आखिरी में आपका आ जाएगा भैया 2 डिग्री। तो मतलब सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और इन एसिडिक स्ट्रेंथ तो आपको उसी तरह से उल्टा हो जाएगा। कौन सा क्लियर है। अब इस तरह का कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है, इस तरह का आपको ऑप्शन डी दिया गया है, तो भैया इसका सही आंसर आ जाएगा फुल प्रूफ डी आ जाएगा। चलो भैया ये भी क्वेश्चन क्लियर है और ये हो गया हो तो चलो भैया जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि वैसे भी 32 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको रब करता हूं, हो गया ना भैया। अब भैया बायो आया, अब रोज की तरह फिर से डायलॉग मारते हैं, बायो इज अवर फेवरेट। रोज रोज आपको तो सब कुछ याद ना हुआ हो या ना हुआ हो, बट ये डायलॉग जरूर याद हो गया है, बायो इज अवर फेवरेट है भी भाई, याद ही होगा। चलो बार बार वायर ये फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बायो का, बायो को जनरली 4 क्वेश्चन करेंगे, 5वां आपका होमवर्क। चलो भैया आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, क्या बताना है इनकरेक्ट कौन सा होगा, ये अपन को बताना है। इन सब में से इनकरेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका दिया है एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। ओहो, चलो भैया बी ऑप्शन दिया गया आपका इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वैक्यूलेटेड एंड इनफोल्डिंग, ठीक है। सी ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स कंटेन्स अ सिंगल सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। डी ऑप्शन दिया गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ परमेबल एंड मोनोमर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। तो भैया आपको इनकरेक्ट बताना है। मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट आपको क्या बोला, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। ये गलत है भैया। जो कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टर होते हैं वो कहां पास प्रेजेंट रहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में नाखो प्रेजेंट रहते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। कहां प्रेजेंट रहा थे रे, कहां प्रेजेंट रहता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक। वो मेरे गांव की भाषा थी, थोड़ी सी आगे जवान पे। चलो भैया तो आपका इनर मेम्ब्रेन, तो आपका यही पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन बोला है, ठीक, जो कि हमारा बाद में फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। चलो भैया एंजाइम ट्रांसपोर्ट में
अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिर्फ समझना है, बायो का फटाफट सॉल्व हो जाएगा, 8 मिनट में आप सॉल्व करके रख देंगे। what target activation of prototoxin to activate bt toxin of bacillus thuringiensis in the wall bomb। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा हो गया बोलने में, मुंह में छाला हो गया है मेरे। what triggers activation of prototoxin to active bt toxin of bacillus thuringiensis in wall box। तो यानी आप ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में पढ़ोगे, जो अपने क्लास 12 का टॉपिक है। तो इसमें बता दो भैया, बैसिलस thuringiensis जनरली एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया है, सॉरी ठीक। तो ये क्या करने में मदद करता है भैया, ये एक टाइप का प्लांट को सेविंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ये एक बायोटेक का बोल सकते हैं, या फिर बायो का एक टेक का एक एप्लीकेशन हो जाएगा। सीख की क्या है, किस तरह से हम बायोटेक का इस्तेमाल करके किसी भी प्लांट को बचा सकते हैं, ठीक। ये जनरली रुई हुई प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका बैसिलस thuringiensis बीटी टॉक्सिन क्या होता है, जो हमारे बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया होते हैं वो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। बीटी टॉक्सिन हाईली टॉक्सिफाइड रहता है, जिसके कारण जो भी फिलिल्स या बोल सकते हैं जो भी हमारे प्लांट्स के ऊपर अटैक करेंगे इंसेक्ट्स, वो मारे जाएंगे। चलो, ये ऑप्शन दिया गया मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट। मॉइस्ट किसके कारण एक्टिव होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो मॉइस्ट सरफेस मिड गट मतलब गट्स के मिड गट के मॉइस्ट नेचर के कारण, या बी अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। पीएच के मतलब गट के पीएच जो होता है वैल्यू अल्कलाइन में होता है जनरली, उसके कारण। या फिर सी आपका ऑप्शन दिया गया एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक। स्टोमक का एसिडिक नेचर, ये भी हो गया भैया। दिल को इशारा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पेट भी रहता है उसको बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर। तो भैया आपका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, एल्कलाइन, मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा, एल्कलाइन नेचर ऑफ एल्कलाइन पीएच वैल्यू ऑफ गट्स। मतलब गट्स की जो पीएच वैल्यू होती है उसके कारण क्या होता है, हमारे बीटी टॉक्सिन्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही क्या करता है, कोई भी इंसेक्ट आता है उस प्लांट के ऊपर अटैक करता है और उसे बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो जनरली ये टॉक्सिन्स वो इंजेक्ट करता है, मतलब उस प्लांट को क्या करेगा, ऊपर लीफ को खाएगा या फिर किसी पार्ट को खाएगा, तो उसके जरिए क्या होता है, वो टॉक्सिन भी उसके अंदर चले जाता है। अब जैसे उसके गट्स में पहुंचेगा तो उसके गट्स के अल्कलाइन नेचर के कारण वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अब वो एक्टिव होने के कारण वो जो अंदर के एपिथेलियल सेल्स रहते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है। अब पोर्स क्रिएट कर देगा तो बहुत सारे छेदे हो जाएंगे भैया, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे घुटन के कारण वो खुद ही मर जाएगा। चलो भैया, ये बहुत मस्त टॉपिक है, आपको बीटी में बायोटेक मेरा जनरली फेवरेट है। चलो, आपको पढ़ना है मेरे साथ, एक साथ पढ़ेंगे अपना बायो के लेक्चर्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ पाइन एप्पल टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, which combination of hormones can be applied to artificially induce a flowering in a pineapple plant throughout the year to increase yield। मतलब yield को increase करने के लिए हम कौन से इन सब में से मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। आपके पास ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है, गिबरेलिन एंड साइटोसिन, गिबरेलिन एंड एब्सिक एसिड, और साइटोसिन एंड एब्सिक एसिड, और ऑक्सिन एंड इथाइलिन। तो आपका ऑप्शन मैं बता दूं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऊपर का तो मुझे मालूम नहीं, नीचे का जो ऑक्सिन एंड इथाइलिन दिया गया है, तो जनरली यहाँ ऑक्सिन किस तरह से वर्क करता है, ऑक्सिन हमारा फ्लावरिंग को इंक्रीज करने में मदद करता है। क्या, फ्लावरिंग, नंबर ऑफ फ्लावरिंग, जितना भी फ्लावर्स है उसके नंबर्स को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। नंबर्स को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है तो फर्दर फर्टिलाइजेशन भी होने के चांसेस इंक्रीज हो जा रहे हैं, ठीक। अब इसी में जो दूसरा केमिकल जो हमारे पास इथाइलिन दिया गया है, ये नंबर ऑफ, मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन दिया गया तो वो नंबर ऑफ फ्लावरिंग को इंक्रीज तो कर ही दे रहा है। अभी जो हमारा इथाइलिन दिया है, ये क्या हो रहा है, ग्रोथ पीरियड को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ग्रोथ पीरियड और फ्रूट पीरियड को इंक्रीज कर देता है, मतलब इनके ग्रोथ को क्या कर देता है, बहुत फास्ट कर देता है। अब बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया तो नंबर ऑफ यील्ड प्रोडक्ट्स हमें जो पाइन एप्पल्स के हैं, ओहो, बहुत ज्यादा हाई मिलने वाले हैं। समझ में आया क्या, छोटे चंता कमाया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन मेरी ओर से, वैसे आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन। इन अ स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg। मतलब जो एक स्पीसीज है जनरेशन जिसका वेट कितना है 2 से लेके 5 kg तक के बीच में है, ठीक है। 97% ऑफ न्यू बॉर्न विथ एन एवरेज वेट 3 to 3.3 kg सर्वाइव्स। अब यही है जो हमारे पास जो एवरेज वेट 97% की अगर बात कर रहा है तो जो 3 से 3.3 kg के बीच में थे, 3 kg से लेकर के 3.3 kg तक के बीच में जो थे वो उसमें से 100 में से 97% जीवित रह गए, चलो सरवाइव कर गए। वेरस 99% ऑफ इन्फेंट बेबी या फिर इन्फेंट बॉर्न्स वेट फ्रॉम 2 to 5 kgs और 4.5 to 5 kgs डाई। अब जो 2 से लेकर के 2.5 के बीच वाले बच्चे थे और जो हमारे 4.5 से लेकर के 5 वाले बच्चे थे वो मर गए। बड़ा भगवान निर्दयी है, निर्दयी नहीं है, नेचर निर्दयी है। चलो, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। आपका यहाँ किस टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है आपको बताना है। चलो 5 सेकंड दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और सेकंड चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आराम से सोचो। चलो भैया ऑप्शन आपके ऑप्शन ABCD आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। और आपका ऑप्शन ए है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऑप्शन बी है आपका डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, आपका ऑप्शन सी है सेलिकल सिलेक्शन और ऑप्शन डी है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो आपका सही ऑप्शन बताऊं भैया, ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि हमारे जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है वो यही स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ही यहाँ वर्क करता है। क्योंकि ये क्या कर देता है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं बोथ द एंड्स के, जैसे कि इधर हाफ ऑफ नंबर ऑफ इंड्स हो जाएगा और इधर हाफ नंबर ऑफ इंड्स। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ये हो गया ए, इधर हो गया बी और इधर हो गया सी मान लेते हैं। तो ये क्या कर देता है, हाफ नंबर बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं कि जो साइड के इंडिविजुअल्स की जनरली एग्जिस्टेंस रहेगा उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक, इनके मतलब जैसे कि यहाँ पास बोला 2.5 से लेके 2 से लेके 2.5 तक के केजी के जो बच्चे थे और यहाँ 4.5 से लेके कितना बोला 5 तक केजी के बच्चे थे, वो 99% सरवाइव नहीं कर पाए। सिर्फ 1% जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वही सरवाइव कर पाए। अब ये यहाँ जो 3 से 3.3 केजी के बच्चे थे वो 97% सरवाइव कर गए। ये 99% क्या कर गए, इन दोनों केसेस में मर गए। भैया सरवाइव करने वाले की केस बीच ही वाला है। तो ये जो हमारा जनरली स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है तो उसमें जो साइड के मेंबर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक, एक फेनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करता हूं तो जो रेंज रहते हैं, जो साइड के रेंज रहते हैं बोथ दी एंड्स के, वो क्या होते हैं, खत्म। ये आता है भैया। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये क्या बोलता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। दोनों एंड्स को आपका देख सकते हो 2.2 और इधर राइट का दोनों मर गए, तो इसका रीजन यही हो जाएगी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, तो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन जनरली यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, और जो हमारा सेलिकल सिलेक्शन था तो वो भी जनरली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक टाइप का वो पॉलीमरिज्म के नेचर से रिलेट करता है, तो भी यहाँ नहीं हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन की अगर बात करता हूँ तो जनरली दोनों साइड के इंड्स को सपोर्ट करता है, मतलब उनको मरने नहीं देता। तो यहाँ तो मर रहे हैं भैया। जो हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल होता है, या तो वो क्या करेगा इधर साइड आखिरी वाले एंड को सेव करेगा, या तो क्या करेगा ये बीच वाले एंड साइड वाले एंड को सेव करेगा। तो यहाँ तो बीच वाला एंड हो रहा है भैया, इसलिए हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। चलो भैया आज का सारा क्वेश्चन जितना था हो गया ओवर। इसको आपको अगर लिखना है लिख लो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे आप बात करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, और इसे आपको मालूम ही है कैसे देना है भैया, #ANS से और बाय योर नेम। चलो भैया आज का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं।
Which of the following can be used as a biocontrol agents in a treatment of a plant disease? प्लांट डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए इन सब में से कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका ऑप्शन ए बी सी डी दिख रहा होगा स्क्रीन में। चलो भैया, इसमें से आपका आंसर आपको सेलेक्ट करके बताना है और आप गूगल की मदद ले सकते हो, एग्जैक्ट आंसर देना भैया। हैशटैग #UNSR बाय योर नेम एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर हाथ फेंक के मारिए, कुछ भी फेंक के मारिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए या आपकी मर्जी है भैया, क्या कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बल्ले बल्ले।